इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है सैरल नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि अपने फादर क्रिस्टोफर के साथ रहा करती थी। लेकिन यहाँ कुछ समय से सैरल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उसे अजीब तरीके के सपने आया करते थे। ये सपने तो रिलेटेड होते हैं साइलेंट हिल नाम की एक खतरनाक जगह से। सैरल जब भी सोया करती तो वो अपने आप को साइलेंट हिल नाम की जगह पर पाती। सैरल तो अपने सपने में ये देखती है कि उसके पीछे कई सारे लोग पड़े हुए हैं और उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे जो किसी अलग टाइप के रिलीजन को बिलोंग करते हैं। सैरल तो उन सभी से डरकर बहुत ही तेजी से भाग रही थी और लगातार आकर एक कोने में छुप जाती है। सैरल देखती जा रही थी कि कहीं ये लोग उसका पीछा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पर अचानक एक्वेरियम के अंदर सारी की सारी मछलियां मरने लग जाती हैं, जैसे कि कोई अजीब तरीके की रेडिएशन चारों तरफ फैल चुकी थी। और अब तो सैरल के साइड में रखा हुआ एक बहुत ही बड़ा डॉल उसकी तरफ देखने लगता है, जैसे कि उसके अंदर जान आ चुकी हो और वो सैरल पर हमला करने आ रहा है। सैरल तो इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गई और इसीलिए वो झूलों के पास चली जाती है। वहां पर तो कई सारे हॉर्स के झूले होते हैं, लेकिन जैसे ही सैरल ने थोड़ी ही दूरी पर देखा तो उसे एक राक्षस जैसा आदमी दिखाई देता है, जिसने कि अपने चेहरे पर पिरामिड जैसा शेप लगा कर रखा था। उसकी पूरी बॉडी किसी रीजन से जली हुई होती है, जो कि अब सैरल के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। सैरल वहां से भाग पाती इससे पहले वो अपने सामने एक दूसरी लेडी को देखती है जो सेम टू सेम उसकी हम शक्ल थी, लेकिन वो सैरल से बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही होती है। उस दूसरी पर्सनालिटी ने सैरल से कहा कि तुम्हें साइलेंट हिल वापस आना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं करोगी तो धीरे धीरे तुम एक अलग ही डायमेंशन में फंसती चली जाओगी। अब उस दूसरी पर्सनालिटी ने चारों तरफ आग लगा दी होती है, जिससे कि सैरल पूरी तरीके से जलने लगी थी और वो वहीं पर मर जाती है। यहाँ पर अब इन सारे डरावने सपनों की वजह से सैरल की नींद खुल गई थी। वो तो अपने बेडरूम में बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जिससे कि क्रिस्टोफर उसकी देख रेख करने के लिए आ गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्रिस्टोफर के ठीक पीछे से एक राक्षस आता है और उसने तो क्रिस्टोफर को बहुत ही ज्यादा काटते हुए डैमेज दे दिया था। फिर हमें पता चला कि ये भी एक सपने का पार्ट था और सैरल तो रियलिटी में अभी सोकर उठ रही होती है, यानी कि वो अपने सपने के अंदर ही सपना देख रही थी। यही सारी चीजें सैरल के साथ बहुत अजीब तरीके से हुआ करती, हालांकि उसने इस बात के बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की। अब हमें अगले दिन यहाँ पर दिखाया गया कि सैरल और क्रिस्टोफर कुछ बातें छुपा रहे हैं। वो दोनों तो साइलेंट हिल नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा सोच में चले जाते और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो वापस उस जगह पर कभी नहीं जाएंगे। और अब यहाँ वो दोनों किसी दूसरे अपार्टमेंट में जाकर अपनी आइडेंटिटी बदल कर रहना चाहते थे। ये सब इसलिए ताकि वो साइलेंट हिल नाम की जगह से अलग रह सके। अब तो इसके पीछे कौन सा डरावना राज होता है ये तो हमें कुछ समय में पता चल ही जाएगा। अब हमें यहाँ पर सैरल और क्रिस्टोफर एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाए जाते हैं, जो ये बोल रहे थे कि अगर तुम्हें कोई भी इंसान दिखे तो उससे बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस जगह पर हम किसी भी अनजान आदमी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। यानी कि अब ये दोनों दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं। क्रिस्टोफर ने तो अपनी बेटी को समझाया कि हमें अपनी ये नई आइडेंटिटी छुपा कर रखनी होगी। और अब सैरल यहाँ अपने स्कूल जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जब यहाँ सैरल रास्ते में होती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक सैरल के सामने एक कार आ जाती है और उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन एक अनजान आदमी ने सैरल की जान बचा ली और उसके पास आकर पूछने लगा कि तुम ठीक हो कि नहीं। हालांकि सैरल को तो चोट नहीं लगी होती, लेकिन वो उस आदमी से बात नहीं करती जो उसकी मदद करने के लिए आया था। वो तो उस अनजान आदमी को ये कह के चली जाती है कि मुझे मेरे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, और अब वो सीधा स्कूल बस की तरफ चली जाती है। हमें यहाँ पर क्रिस्टोफर दिखाया गया जो सैरल के कमरे में जाकर कुछ चीजें निकाल रहा था। उसे तो एक बुक मिलती है और साथ ही साथ कुछ रिचुअल के सामान भी मिलते हैं, जिसके ऊपर सर्कुलर टाइप का कुछ अजीब तरीके का बना था। दरअसल ये सारे रिचुअल्स खतरनाक इविल को दूर रखने के लिए किए जाते हैं, और क्रिस्टोफर को शायद साफ साफ पता था कि आगे चलकर कौन से खतरे आने वाले हैं। यहाँ स्कूल के अंदर तो टीचर सारे स्टूडेंट से अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कह रही थी, लेकिन जब बारी आती है सैरल की तो वो थोड़ा सा घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी वो उस नर्वसनेस से ओवरकम करती है और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन देती है। हालांकि सारे बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे थे, पर विल्सन नाम का एक लड़का सैरल की इस स्पीच से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। अब यहाँ क्लास खत्म होने के बाद सैरल जब कैंटीन की तरफ जा रही थी और अब अगले ही मोमेंट में उसने देखा कि स्कूल में मौजूद सारे बच्चे गायब हो चुके हैं।
और वो साइलेंट हिल के डायमेंशन में आ चुकी है जहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीजें थी। वहाँ पर तो कुछ बच्चे भी होते हैं जो किसी और के वश में थे और वो सैरल को साइलेंट हिल नाम की जगह पर बुला रहे थे। पर तभी अचानक पीछे से विल्सन आ जाता है और उसके टच करने पर सैरल होश में आ जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। स्कूल से बाहर निकलने पर अब सैरल के पास वही आदमी आ गया जो उसका लगातार पीछा कर रहा था। सैरल को ये बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है, इसीलिए वो जब वहाँ से जाने लगी तो वो अपने फादर क्रिस्टोफर को कॉल कर देती है। उसने अपने फादर को सारी चीजें बता दी कि किस तरीके से एक अनजान आदमी उसका पीछा कर रहा है। इसी वजह से क्रिस्टोफर भी कहने लगा कि तुम उसके पास मत जाना, जरूर ये कोई जासूस होगा जो हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। क्रिस्टोफर ने तो सैरल से कहा कि तुम घर पर मत आना, इससे उस आदमी को हमारे घर की लोकेशन पता चल सकती है। हम एक रेस्टोरेंट के अंदर मिलेंगे। सैरल भी इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन जब यहाँ क्रिस्टोफर घर से बाहर निकल रहा था तो उसके ऊपर एक काला साया हमला कर देता है, जिसके बाद क्रिस्टोफर का क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं चला। सैरल तो कब से उसी रेस्टोरेंट में अपने फादर का इंतजार कर रही थी। उस जगह पर तो एक बर्थडे सेलिब्रेशन होता है जहाँ पर कई सारे क्लाउन्स को लेकर आया गया था और वो बर्थडे बॉय को विशेस दे रहे थे। लेकिन तभी एक क्लाउन सीधा सैरल के सामने आ जाता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम चाहे जहाँ भी चली जाओ, तुम्हारी आइडेंटिटी हमें पता है और तुम्हें साइलेंट हिल वापस आना ही पड़ेगा। सैरल इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गई और वहाँ से तुरंत ही भागने लगी। वो तो डायरेक्टली जाकर एक किचन वाले एरिया में छुप जाती है। पर अफसोस सैरल के सामने वही बूढ़ा आदमी आ चुका था जो कि अपना नाम डगलस बताता है। सैरल तो शुरुआत में डगलस से बहुत ही ज्यादा डर रही थी क्योंकि उसे उसकी आइडेंटिटी नहीं पता। फिर जाकर डगलस सैरल को समझाता है। डगलस ने तो ये कहा कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मुझे तो कुछ लोगों ने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, पर अब वो सारे खतरनाक लोग खुद ही आ रहे हैं तुम्हें पकड़ने के लिए। डगलस तो यहाँ सैरल को एक और इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम्हारी मदर अभी भी जिंदा है, जो कि अब साइलेंट हिल के डायमेंशन में फंसी हुई है। डगलस और कुछ बता पाता है इससे पहले पीछे की तरफ एक डीमन आ जाता है। उस डीमन ने तो बहुत बुरी तरीके से डगलस के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। वो डगलस की उंगलियां काटकर उसे एक लिफ्ट के अंदर गिरा देता है। सैरल भी अब डगलस की मदद करने के लिए लिफ्ट के अंदर चली गई और लगातार लिफ्ट को चालू करते हुए नीचे की तरफ लेकर जाने लगी। लेकिन वो खतरनाक डीमन अभी भी ऊपर की तरफ होता है जो लिफ्ट को तोड़ते हुए अंदर घुस गया और उसने तुरंत ही डगलस को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। सैरल तो इस बात से बहुत ही ज्यादा डर कर वहाँ से भागने लगती है और अपना कोट निकालकर बाहर फेंकती है क्योंकि उसके कोट पर डगलस का ब्लड जो लगा था। सैरल जब तुरंत ही निकलती है तो वहाँ कई सारे रेस्क्यू पुलिस ऑफिसर्स आ चुके थे जिन्होंने सैरल को एक सेफ जगह पर रखा और डगलस की डेड बॉडी को जल्द से जल्द बरामद किया। उन्हें वहाँ पर सैरल का कोट भी मिलता है जिसके ऊपर डगलस का ब्लड लगा हुआ था। सैरल के पीछे अचानक विल्सन आ जाता है जो कि उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैरल यहाँ पर इतना कंफ्यूज होती है कि वो तुरंत ही वहाँ से भाग कर चली गई। विल्सन भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो भी लगातार सैरल के साथ जाता है और उसकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करता है। दोनों जब बस के अंदर मौजूद थे तो सैरल उसे क्लियरिफाई करती है कि मेरी लाइफ पहले से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए तुम उसे बढ़ाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। लेकिन विल्सन ने कहा कि तुम्हारी तरह मेरे दादा की भी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन तुम्हें उनसे मिलना चाहिए जिससे कि तुम्हें भी क्लैरिटी हो जाए। अब सैरल यहाँ पर सीधा अपने घर की तरफ आती है, लेकिन उसे कहीं भी अपने फादर क्रिस्टोफर दिखाई नहीं दे रहे थे। वो पूरे घर को छान मारती है लेकिन वो कहीं भी नहीं होते हैं। तब जाकर सैरल ने दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ देखा जो कि खून से लिखा गया होता है। उसमें लिखा था कि कम टू साइलेंट हिल, यानी कि साइलेंट हिल आ जाओ। सैरल इस बात से बहुत ही ज्यादा डरने लगी और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर वहाँ कोई खतरनाक डीमन नहीं बल्कि विल्सन मौजूद था जो सैरल के पीछे पीछे आ गया होता है और अब वो दोनों मिलकर सैरल के फादर क्रिस्टोफर को ढूंढने लग जाते हैं। सैरल तो अब यहाँ पर एक बॉक्स को ओपन करती है जो उसके फादर अपने पास रखा करते। उसके अंदर बहुत सारी अनजान और रिचुअल वाली चीजें मौजूद थी जैसे कि वो दोनों एक एक करके निकाल के चेक करने लगे। उस बॉक्स के अंदर अब लगातार ढूंढने के दौरान सैरल को एक पेंडेंट मिलता है। वो पेंडेंट बहुत ही ज्यादा अजीब था और इसी तरीके का सिंबल दीवार पर भी बना था, यानी कि ये जरूर साइलेंट हिल नाम की जगह से रिलेटेड होगा। अब सैरल को किसी भी हालत में अपने फादर को तो ढूंढना ही होगा और हाल ही में उसे पता चला था कि उसकी मदर भी साइलेंट हिल नाम की जगह पर फंसी हुई है, तो वो इस तरीके से अपने हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। उसे किसी भी हालत में अपने मॉम एंड डैड को छुड़ाना ही होगा। इसीलिए अब सैरल डिसाइड करती है कि वो साइलेंट हिल जाएगी और वहां जाकर अपने पेरेंट्स को वापस बचाएगी, क्योंकि उनके अलावा सैरल का इस दुनिया में कोई भी नहीं है।
सैरल तो वहाँ पर मौजूद बॉक्स के अंदर जरूरत के सामान लेकर विल्सन के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसके घर पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। दरअसल उन्हें सैरल के ऊपर कुछ शक हो चुका था क्योंकि डगलस की बॉडी के पास उसका जैकेट मिला होता है, इसीलिए वो ये चेक करने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं। लेकिन जब वो दीवार पर बना हुआ वो सर्कुलर निशान देख रहे थे तो वो पूरी तरीके से चौंक गए, क्योंकि इसी तरीके का निशान डगलस की डेड बॉडी पर भी बना था। इसी कारण की वजह से वो पुलिस ऑफिसर्स ये समझने लगी कि जरूर डगलस की मौत और सैरल का इसके बीच कोई रिलेशन होगा। उनका काम था कि अब किसी भी हालत में सैरल को जिंदा पकड़ कर लाना, जिससे कि ये पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो सके। वहीं जब यहाँ सैरल और विल्सन साथ में होते हैं तो विल्सन उसे समझा रहा था कि तुम्हें साइलेंट हिल नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ही खतरनाक जगह है और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन सैरल इस बात से नहीं मानती। वो तो कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स की जान बचानी ही होगी, चाहे इसमें मेरी जान खतरे में क्यों ना पड़ जाए। विल्सन के बार बार समझाने के बावजूद भी सैरल ये बातें नहीं मानती, इसीलिए अब वो दोनों सीधा साइलेंट हिल की जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं। बहुत ही ज्यादा रात होने के कारण वो दोनों एक मोटेल में रुक रहे थे। वहाँ पर एक कमरा लेने के बाद वो दोनों थोड़ा आराम करने के लिए चले जाते हैं। विल्सन यहाँ पर बार बार सैरल को समझा रहा था कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इन्हीं सारी बातों के चक्कर में उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद सैरल वहां से गुस्सा होकर सोने के लिए चली गई थी। अब अचानक वो विजन देखती है जिसमें कि वो खुद को साइलेंट हिल में पा रही थी और उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लगे, जैसे कि वो बुरी बनती जा रही है और उसने ही अपनी काली ताकतों की मदद से कई सारे लोगों को मार दिया और उस जगह पर तबाही मचाने लगी। ये सपना बहुत ही ज्यादा डरावना होता है, जिसकी वजह से सैरल तुरंत ही उठ गई थी। सैरल देखती है कि विल्सन तो तब से सोया ही नहीं था। वो जाकर विल्सन से पूछने लगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे साइलेंट हिल जाने के लिए क्यों नहीं देना चाहते हो। तब जाकर विल्सन एक शॉकिंग रियलिटी रिवील करता है। उसने अपना शर्ट ऊपर किया जिसकी पूरी बॉडी पर वही सर्कुलर निशान बना हुआ था। जिसके बाद विल्सन बताता है कि मैं साइलेंट हिल का ही रहीवासी हुआ करता था, मुझे तुम्हारे फादर को पकड़कर लाने का आदेश दिया गया होता है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारी फैमिली को चोट पहुंचे, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा था साइलेंट हिल जाने से। हालांकि उन खतरनाक जादूगरों और डीमंस ने तुम्हारे फादर को किडनैप कर लिया है और अब यहाँ सैरल के दोनों ही पेरेंट्स साइलेंट हिल जगह पर फंसे हुए हैं। सैरल तो एक समय पर विल्सन से बहुत ही ज्यादा डरने लग जाती है, क्योंकि उसने विल्सन के ऊपर भरोसा किया था। लेकिन विल्सन तो यहाँ पर सैरल को भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। उसके पास तो एक पेंडेंट था और उसी की जोड़ी वाला एक दूसरा पेंडेंट ढूंढने पर वो साइलेंट हिल की दुनिया में जा सकते थे। अगर सैरल अपने पेरेंट्स को सच में बचाना चाहती है तो हमें उस दूसरे पेंडेंट को ढूंढना पड़ेगा। सैरल को विल्सन की ये बातें सुनकर उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, सारी चीजें जब तक नॉर्मल चली तब मजा कहाँ आता है। थोड़ी देर में अचानक हमें वही खतरनाक डीमन दिखाया गया जिसने कि डगलस को जान से मारा होता है। वो तो उस जगह पर आकर विल्सन को जान से मारने की कोशिश करने लगा। उस पूरे रूम का स्ट्रक्चर तो एकदम से बदलने लगा था और चारों तरफ खून बिखरने लगा होता है। उस खतरनाक डीमन ने तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में विल्सन के ऊपर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। सैरल के भी सामने की सारी चीजें एकदम से ब्लैंक हो जाती हैं। अब यहाँ थोड़ी देर बाद हमें सैरल दिखाई गई, जो अब अपनी आंखें खोलती है तो वो देख पा रही थी कि वो साइलेंट हिल पहले ही पहुंच चुकी है, जहाँ पर सारी चीजें एकदम धुंधली सी दिखाई दे रही थी। सैरल तो डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सैरल ने तो उस जगह पर देखा कि एक आदमी को जिंदा जला दिया गया है और उसकी डेड बॉडी तो अभी भी वहाँ पर लटकाई गई थी, जो देखने में दिल दहला देने वाला मंजर लग रहा था। तभी उस जगह पर डालिया नाम की एक बूढ़ी औरत आ जाती है। डालिया दरअसल एलिसा की मदर होती है, जो एक बहुत ही बड़ी जादूगरनी थी। डालिया ने जब वहाँ आकर सैरल को देखा तो वो उससे कहने लगी कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई। अब वो सारे खतरनाक लोग तुम्हें ढूंढ कर एलिसा को जान से मार देंगे। यहाँ सैरल एलिसा के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, इसीलिए डालिया ने अपनी बेटी एलिसा के बारे में सब कुछ बता दिया। वो कहने लगी कि कुछ समय पहले एलिसा बहुत ही ज्यादा रुचि लेने लगी थी काली शक्तियों के अंदर, इसीलिए उसने अपनी शक्तियों की मदद से रियल दुनिया से हटकर एक अलग दुनिया बनाई, जो कि एक दूसरे डायमेंशन में होती है। और इस डायमेंशन में वो सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से करना चाहती थी और सिर्फ उन लोगों को लेकर जाना चाहती थी जो कि डिजर्व करते हैं। एलिसा ने तो सबसे पहले सैरल को ही चुना था वहां जाने के लिए, लेकिन उस काले जादू की वजह से कुछ खतरनाक शक्तियों ने जन्म ले लिया, जो कि खुद अब एलिसा के पीछे पड़े हुए हैं। अब यहाँ बहुत ही ज्यादा रात होने के कारण डालिया
सैरल को एक जगह पर लेकर आ जाती है, क्योंकि अब सायरन भी बजना स्टार्ट हो गया था। रात के समय इस तरीके से बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए डालिया ने सैरल को एक कमरे की तरफ भेज दिया। सैरल जब आगे बढ़ रही थी तभी अचानक उसके आसपास का सारा एनवायरनमेंट बदलने लगा था, जिस तरीके से तब हुआ होता है जब वो विल्सन के साथ थी। दीवारें तो एकदम से गायब होने लगी होती हैं और चारों तरफ खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। सैरल इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गई और वो भागते हुए एक दूसरे कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर तक चलने के बाद वो ऐसी जगह पर पहुंच गई जहाँ पर बहुत सारे पुतले रखे गए थे। वो पुतले जरूर किसी फंक्शन के काम में आने वाले थे, इसीलिए उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग की गई थी। लेकिन सैरल जैसे ही एक पुतले की तरफ देखती है तो पता चला कि ये तो उसे घूर रहा है और वो लिटरली सांसें ले रहा था, जिस बात से सैरल इतना ज्यादा डर जाती है कि वो वहाँ से फिर तुरंत ही भागने लगी। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पर वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन शायद देखने से ऐसा लग रहा था कि फिलहाल के लिए वो साइलेंट हिल के अंदर सुरक्षित है ही नहीं। अब सैरल चलते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक जिंदा लेडी की पूरी बॉडी डॉल में कन्वर्ट हो रही थी। सैरल ये देखकर एकदम चौंक गई कि कैसे ये लड़की अपने आप ही डॉल के अंदर कन्वर्ट हो रही है। वो फिर वहाँ से दूसरी तरफ नजर करती है तो उसके ठीक पीछे एक और लड़की मौजूद थी, जिसकी पूरी बॉडी स्पाइडर के वेब से भरी पड़ी हुई थी और वो लिटरली मरने वाली होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। लेकिन यहाँ सैरल ने हिम्मत दिखाई और उस लड़की को जाकर आजाद किया। किसी भी तरीके से वो उसके बॉडी पर लगे हुए वेब को अलग करती है और उसे वहां से लेकर भागने लगती है। लेकिन तभी उनके पीछे बहुत सारी डॉल के अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर बाहर निकलता है, जो इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि एक ही बार में दोनों को निकल जाए। सैरल तो उस अनजान लड़की को लेकर बेसमेंट की तरफ भागने लगती है। अब उन दोनों को किसी भी हालत में इस जगह से तो निकलना होगा और उस खतरनाक स्पाइडर वाले मॉन्स्टर से बचना होगा। इसीलिए सैरल ने डिसाइड किया कि वो दोनों वेंटिलेशन के थ्रू इस घर से बाहर निकल जाएंगे, जिससे कि शायद कोई उन्हें देख भी न पाए और वो सही सलामत बाहर भी निकल जाए। सैरल तो यहाँ पर उस अनजान सी लेडी के साथ टनल के रास्ते से आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही पता चला कि उस लेडी का पैर स्पाइडर ने पकड़ लिया है, जो कि उसे लगातार खींचते हुए दूसरी तरफ लेकर चला गया। अब यहाँ सैरल बीच में रुक नहीं सकती थी, इसीलिए वो अपना रास्ता तय करते रहती है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें एक बहुत ही खतरनाक लेडी और उसके कई सारे डीमन साथियों को दिखाया गया, जो और कोई नहीं बल्कि विल्सन की मदर होती है। विल्सन की मदर के पास बहुत सारी काली शक्तियां थी, लेकिन फिलहाल के लिए वो अपने बेटे विल्सन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि विल्सन ने एक तरीके से उन्हें धोखा दिया है। उसे तो सैरल को पकड़कर वापस उनके पास लेकर आना था, लेकिन वो तो उससे प्यार करने लगा और उसकी मदद करने लगा। हमें दिखाया गया कि उसी जगह पर सैरल के फादर क्रिस्टोफर को भी बंदी बनाकर रखा गया है, लेकिन अब यहाँ विल्सन की मदर के कई सारे डीमन साथी वहाँ आ जाते हैं और विल्सन को पकड़कर एक असाइलम की तरफ लेकर जाते हैं। विल्सन की मदर ने कह दिया था कि इसे असाइलम में जाकर ट्रीटमेंट करो, ताकि इसका मन डेविल की तरह पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में किया जा सके। अब हमें यहाँ सैरल को दिखाया गया, जो ट्रेवल करते हुए उसी असाइलम के पास पहुंच गई थी। वो तो वहाँ के दरवाजे ओपन करने के लिए चाबियां ले ही रही होती है, तभी अचानक पीछे से एक और डीमन आ जाता है, जिसने की सैरल के ऊपर हमला कर दिया और वो उसका गला काटने के चक्कर में होता है। लेकिन ये अच्छी बात हुई थी कि सैरल ने अपने पास एक बंदूक रखी होती है, जिसकी मदद से उसने उस डीमन के सर में ही वार कर दिया था। डीमन तो मर जाता है, लेकिन सैरल को इससे काफी चोट लगी थी। फिर भी वो अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगी। अब सामने की तरफ एक दरवाजा ओपन करने पर ही उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जैसे ही थोड़ा सा पास गई तो लियोनार्डो नाम का एक पागल आदमी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि लियोनार्डो के हाथ और पैर दोनों जंजीरों से बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो सैरल को छू नहीं पाता। लियोनार्डो और कोई नहीं बल्कि विल्सन का ग्रैंडफादर होता है, जो कि सैरल को देखते ही बता रहा था कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, हम सभी को तुम्हारी जरूरत है यहाँ से आजाद होने के लिए। लेकिन सैरल तो ये समझ ही नहीं पाती, जिसकी वजह से अब लियोनार्डो कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बचाने में मदद कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे वो पेंडेंट चाहिए जो मैं सालों से ढूंढ रहा था। तभी सैरल वो पेंडेंट दिखाती है जो उसे अपने फादर के बॉक्स में मिला होता है। लियोनार्डो ने कहा कि वो जो दूसरा पेंडेंट तुम ढूंढ रही हो वो और कोई नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। मेरे बॉडी से ज्वाइन होने पर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ओपन हो जाएगा। इसीलिए अब सैरल ने लियोनार्डो पर भरोसा करके उसे पेंडेंट दे दिया था। लियोनार्डो ने वो पेंडेंट अपने बॉडी से एकदम ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद अचानक उसे बहुत सारी पावर्स मिलने लग जाती हैं। लियोनार्डो इतना ज्यादा खतरनाक हो गया कि उसके पास डिमोनिक पावर्स आने लगी और वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उसने अपने हाथ पैर में बंधे हुए
सारी जंजीर तोड़ दिए और सैरेल की मदद करने के बजाय उसे पकड़कर लेके जाने लगा। यानी कि लियोनार्डो ने जो चीज कही थी वो सारी की सारी झूठी होती हैं। पर यहाँ हमें पता चलता है कि सैरेल को इस बात का पहले से अंदाजा था। वो तो अब सीधा लियोनार्डो के बॉडी पर मारती है और उस पेंडेंट को बाहर निकाल लेती है, जिससे कि अब लियोनार्डो की पूरी शक्तियां बिखर गई थी और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर वहीं पर मारा जाता है, क्योंकि वो डिमोनिक शक्तियों की वजह से ही जिंदा रह पा रहा था और पेंडेंट लगने के कारण उसकी शक्तियां एकदम ऊपर लेवल पर आ गई थी, जो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ सैरेल जब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी तब उसे बहुत सारे कैदी दिखाए जाते हैं जो हाथ की मदद से उसे पकड़ना चाहते थे। हालांकि सैरेल आगे नहीं बढ़ती, लेकिन उसे दूसरी तरफ से एक खतरनाक डीमन जिसके सर पर पिरामिड बना हुआ था वो आते हुए दिखाई देता है, जो कि शायद सैरेल को मारना चाहता था, क्योंकि ये पिरामिड वाला डीमन उसे पहले भी अपने सपनों के अंदर दिखा होता है। वो डीमन तो सामने मौजूद सारे कैदियों के हाथ काटते हुए सैरेल की तरफ बढ़ रहा था। सैरेल जल्द से जल्द वहां से भागते हुए कहीं दूर चली जाती है। अब सैरेल को कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो एक दरार में से देखने लगी थी। उसे दिखाई देता है कि कई सारे मास्क वाले लोग विल्सन को स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे हैं। दरअसल वो तो उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट करने जा रहे थे, जहां पर बहुत सारी डिमोनिक नर्सेस होती हैं। ये नर्सेस नॉर्मल दिख रही थी लेकिन बहुत ही ज्यादा डिमोनिक होती हैं। मास्क वाले लोगों ने जैसे ही उन नर्सेस को अपने से दूर हटाना स्टार्ट किया तो वो नर्सेस जो देख नहीं सकती थी वो आवाज सुनकर उन मास्क मैन के ऊपर हमला करने लगती हैं। देखते ही देखते उन्हें जान से मार दिया गया था। तब जाकर विल्सन समझ जाता है कि अगर उसने जरा सी भी आवाज की तो उसे भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो धीरे धीरे कैसे भी बाहर निकलने का ट्राई करता है। पर अब जल्द से जल्द वहां सैरेल पहुंच गई और विल्सन की मदद करने लगी। विल्सन उसे समझाता है कि मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स को बचाने की मदद करूंगा। सैरेल तो किसी भी तरीके से विल्सन को बाहर निकाल लेती है, लेकिन शायद कुछ डिमोनिक नर्सेस को उनके होने का एहसास हो जाता है। वो जैसे ही हमला करने जाती तभी वो दोनों कुछ नर्सेस को जान से मारते हुए बाहर निकल गए थे। अब वो दोनों ट्रैवल करते हुए एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाते हैं। सैरेल तो ये देखकर चौंक गई, क्योंकि इसी अम्यूजमेंट पार्क का सपना हमेशा उसे आया करता था। उसे जैसे लगने लगा होता है कि उसके सारे सपने अब सच हो रहे हैं। देखते ही देखते वहां पर कई सारे मास्क मैन आ चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें छुपना पड़ा। अब यहाँ विल्सन सैरेल को समझाता है कि ये सारे सोल्जर्स कभी भी अपना मास्क नहीं निकालते और ये सब उस ऑर्डर के लिए काम करते हैं जिसने सारी चीजें शुरू की थी, यानी कि एलिसा नाम की वो लेडी जो शायद अब नेगेटिविटी की तरफ चली गई है। अब यहाँ सैरेल को सेफ रखने के लिए विल्सन खुद उन सोल्जर्स के सामने आता है और वो सभी उसका पीछा करने लगे थे। सैरेल तो इन सारे मोमेंट्स को दूसरी बार देख रही थी, क्योंकि पहले वो इसे अपने सपनों के अंदर एक्सपीरियंस कर चुकी है। और अब अचानक सैरेल के पास मौजूद एक फिश एक्वेरियम में सारी फिशेस मरने लग जाती हैं। वो समझ गई थी कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। तभी अचानक पीछे से एक मास्क वाला सोल्जर आ गया, जिसने सैरेल को पकड़ने की कोशिश की, पर सैरेल तुरंत ही उसका मास्क निकाल देती है, जिसके बाद उस सोल्जर की वहीं पर मौत हो गई। यानी कि सारा काला जादू उनके मास्क के ऊपर किया गया था। सैरेल तो जब चलते हुए एक हॉर्स वाले झूले के पास आ जाती है, तभी अचानक सारा का सारा एनवायरनमेंट एकदम से चेंज होने लगा था, जैसे कि अब सारी नेगेटिविटी उसी जगह पर आ गई है। सैरेल को तो अब अपने दूसरी तरफ एलिसा दिखाई देती है, जो बहुत ही गुस्से में सैरेल के सामने आकर कह रही थी कि मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ मत आना, फिर भी तुम अपने फादर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गई। उस पूरे झूले को तो पिरामिड वाला डीमन चला रहा था, क्योंकि वो एलिसा का प्रोटेक्टर होता है। और शुरुआत से ही वो डीमन जब सैरेल के पीछे था तो वो उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए जा रहा था। एलिसा तो अब सैरेल से कहने लगी कि जो डार्क एनर्जीज मेरे ऊपर कंट्रोल कर रही है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो चाहती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, जिससे कि वो हेल का शील्ड तोड़कर पूरी तरीके से आजाद हो जाए और वो अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एलिसा तो सैरेल को एडवाइस देती है कि तुम अपने फादर की सर्चिंग छोड़कर यहाँ से चली जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन सैरेल कह रही थी कि मैं अपने फादर को बचा कर ही जाऊंगी, चाहे इसमें मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े। इस बात से एलिसा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और सैरेल को पकड़ के धमकी देने लगी। यहाँ पर सैरेल समझ चुकी थी कि एलिसा उसका ही एक पार्ट है, लेकिन उसके अंदर नेगेटिविटी और अकेलापन होने के कारण वो बुरे रास्ते की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए अब सैरेल ने एलिसा के साथ लड़ाई करने के बजाय उसे गले लगा लिया।
जिसकी वजह से अब अचानक सारी चीजें ठीक होने लगती हैं, क्योंकि एलिसा को शुरुआत से इसी चीज की जरूरत थी। एलिसा में जितनी भी नेगेटिविटी और अकेलापन होता है वो सब दूर होने लगा था और उसके अंदर की बुराई पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। थोड़ी ही देर में एलिसा की बॉडी वहां से गायब हो गई और चारों तरफ का अंधकार एकदम से दूर हो जाता है। यानी सेरेल ने एक चीज तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब उसे अपने फादर को बचाना होगा। अब यहाँ सेरेल ट्रेवल करते हुए सीधा विल्सन की मदर के पास आ जाती है। विल्सन की मदर ने तो अभी भी सेरेल के फादर को कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि वो क्रिस्टोफर को मारकर उसके ब्लड से डेविल को खुश करना चाहती थी। लेकिन यहाँ सेरेल को बेवकूफ बनाने के लिए विल्सन की मदर ने उसे शाबाशी दी और कहा कि तुमने एलिसा को खत्म करके एक शील्ड तो मिटा दी है, अब सिर्फ तुम्हारी बारी है जिससे कि तुम अपने आप को मारकर पूरी चीजें एकदम से नॉर्मल कर दो। यहाँ सेरेल को पता था कि विल्सन की मदर उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सेरेल के फादर क्रिस्टोफर की जान खतरे में थी, इसीलिए सेरेल ने अपनी जान कुर्बान करने का डिसाइड कर लिया। पर जैसे ही विल्सन की मदर सेरेल को टच करने के लिए जाती हैं, तो सेरेल ने वही मैजिकल पेंडेंट विल्सन की मदर से टच करा दिया था। अब उस पावर की मदद से विल्सन की मदर अपने असली रूप में आने लगती हैं, क्योंकि ये पेंडेंट किसी भी डीमन को थोड़ी सी पावर और प्रोवाइड करता था, जिससे कि असली सच्चाई सामने आ जाती। ऐसा ही सेम लियोनार्डो के साथ हुआ था। विल्सन की मदर तो अब एक बहुत ही खतरनाक डीमन में कन्वर्ट होने लगी थी, और ये वही डीमन होती है जो शुरुआत से सेरेल को मारने की कोशिश कर रही थी। विल्सन की मदर के जितने भी सिपाही होते हैं वो ये सच्चाई जानकर एकदम चौंक गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि विल्सन की मदर एक अच्छी इंसान है और वो लोगों को यहाँ से बाहर निकालना चाहती हैं, लेकिन वो भी एक डेविल के लिए काम करती थी। विल्सन की मदर अब तुरंत ही सेरेल के ऊपर हमला करने लग गई, लेकिन सेरेल की मदद करने के लिए वहाँ पर अब पिरामिड हेड आ चुका था। वो पिरामिड हेड इससे पहले एलिसा का प्रोटेक्टर हुआ करता, लेकिन एलिसा के जाने के बाद वो सेरेल का प्रोटेक्टर बन चुका होता है। पिरामिड हेड और विल्सन की मदर के बीच एक घमासान लड़ाई होने लगी, और इसी मौके का फायदा उठाकर सेरेल जल्द से जल्द अपने फादर और विल्सन को छुड़वा लेती है। वो तीनों तो यहाँ से तुरंत ही भागने लगे थे। वहीं पिरामिड हेड और विल्सन की मदर के बीच जो लड़ाई हो रही थी, उसमें पिरामिड हेड ने अपनी तलवार की मदद से विल्सन की मदर का गला ही काट दिया, जिससे कि वो वहीं पर मर जाती हैं। और वो डेविल जो कि हेल से आजाद होना चाहता था, उसका पूरा प्रोसेस एक जगह पर रुक जाता है। पिरामिड हेड भी उसी जगह पर कहीं गायब हो गया। सारी चीजें नॉर्मल हो जाने के बाद हमें सेरेल, विल्सन और सेरेल के फादर क्रिस्टोफर दिखाए जाते हैं, जो साइलेंट हिल से दूर जा रहे थे, क्योंकि जब तक वो तीनों इस जगह पर रहेंगे उनके साथ अजीब तरीके की घटनाएं घटती रहेंगी। लेकिन अब बीच रास्ते में ही क्रिस्टोफर वहीं पर रुक जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारी मदर भी अभी इसी जगह पर मौजूद है, और मैंने उनसे वादा किया था कि तुम्हें सेफली बचाने के बाद मैं उन्हें ढूंढने जरूर आऊंगा। क्रिस्टोफर की आंखों में तो अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा प्यार दिखाई दे रहा था। इसी वजह से अब सेरेल भी उन्हें नहीं रोकती और क्रिस्टोफर सीधा निकल पड़ता है साइलेंट हिल के अंदर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए। सेरेल विल्सन के साथ साइलेंट हिल से बाहर निकल आती है और उसी के साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजारती है। हमारी भी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई